में सापेक्ष अंतर रिकार्डो ने दिया है। एक देश, ये क्या है, सापेक्ष, अब तक था निरपेक्ष। निरपेक्ष में तो साफ दिखाई दे रहा था कि भारत को गेहूं में फ़ायदा था, नेपाल को चावल में था, क्योंकि लेकिन सापेक्ष अंतर क्या है? सापेक्ष अंतर में आपको अभी दिखाती हूँ, ये रिकार्डो की थ्योरी है। एक देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर करता, दोनों का ही, परंतु उसे दोनों में से एक वस्तु का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ अधिक है, जबकि दूसरा देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन अधिक लागत पर करता है, लेकिन दोनों में से किसी एक वस्तु के उत्पादन में उसे तुलनात्मक हानि कम है, जबकि दूसरी वस्तु में तुलनात्मक हानि अधिक है। इस प्रकार से पहले देश के लिए ये लाभदायक होगा कि वह उसी वस्तु का उत्पादन करे जिससे उत्पादन से दूसरे देश की अपेक्षा उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है, और दूसरी ओर कम निपुण देश यानी जिसे दोनों में ही नुकसान है, वो उसके लिए ये होगा कि वह उसी वस्तु का उत्पादन करे जिसमें उसे तुलनात्मक हानि सबसे कम है। तो इस बात को हमने टेबल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है। ये देखिए टेबल, इसमें हमने वही भारत नेपाल लिया, चावल गेहूं लिया। भारत का एक श्रमिक चावल की कितनी इकाइयाँ पैदा कर रहा है? 10, और गेहूं की भी कितना कर रहा है? 10। नेपाल में वही श्रमिक चावल की कितनी करता है? 4, और गेहूं की कितनी करता है? 8। दिखाई दे रहा है साफ स्पष्ट से भारत को तो दोनों में ही फायदा है और नेपाल को दोनों में ही नुकसान है। तो फिर क्या ये दोनों व्यापार करेंगे? बेशक करेंगे दोनों व्यापार। अब भारत को किस में फायदा होगा ये हम दिखाते हैं आपको। भारत किस में करे स्पेशलाइजेशन और नेपाल किस में स्पेशलाइजेशन करे, ये देखिए यहाँ पर हमने नीचे आपको टेबल के द्वारा समझे। भारत में एक इकाई चावल, क्लियर, एक इकाई चावल यानी सॉरी यहाँ भारत का हमने पक्ष लिखा कि चावल की लागत अनुपात क्या होगा? चावल 10 है, गेहूं 10 है, तो हम 10 बटा, और नेपाल का कितना है? 4, क्लियर। तो 10 बटा 4 करके देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए हमने 10 बटा 4 करके दिखाया, 10 बटा 4 तो कितना है? 2.5 लागत आई। फिर भारत की गेहूं की निकाली हमने लागत अनुपात 10 बटा 8 तो कितनी आई? 1.25। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है भारत को किस में फायदा है? 2.5 में, क्लियर। भारत को किसमें फायदा है? चावल के उत्पादन में। दूसरी ओर नेपाल का भी हम इसी तरह से निकालेंगे। चावल का क्या निकलेगा? 4 बटा 10, क्लियर। 4 बटा 10 कितना आएगा? 0.4, और इसका कितना आएगा? 8 बटा 10 तो 0.8। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है भारत नेपाल को किसमें कम नुकसान है? बताइए, गेहूं में नुकसान कम है। तो भारत में एक इकाई चावल की, क्लियर हो गए ना, ये समझ में आया? 2.5 और 1 पानी कैसे निकाला? 10 बटा 4, 10 बटा 8। तो इस तरह से भारत का अगर फ़ायदा ज़्यादा, जो अमाउंट ज़्यादा वो फ़ायदा है तो 2.5 का है, तो भारत ज़्यादा है, तो भारत को किसमें स्पेशलाइजेशन करना है? चावल में। दूसरी ओर नेपाल का हमने निकाला 4 बटा 10 तो 0.4 आया, और 8 बटा 10 0.8 है, तो 0.4 से ज़्यादा, तो इसका मतलब नुकसान किस में कम है? उसको गेहूं के उत्पादन में नुकसान थोड़ा चावल की तुलना में कम है। तो नेपाल किस में स्पेशलाइजेशन करेगा? गेहूं में, और भारत किस में करेगा? चावल में। इस तरह से क्या हुआ? भारत ने अपना साधन हटाकर, गेहूं से हटाकर किस में लगा दिया? चावल में। तो चावल की कितनी इकाइयाँ पैदा कर ली भारत ने? 20, और नेपाल ने अपना साधन चावल से हटाकर गेहूं में लगाया तो कितनी इकाइयाँ पैदा कर ली? 16। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व में -2 का नुकसान हुआ और +6 का फायदा हुआ है। अब वैसे ही हम व्यापार की शर्तें निकालेंगे। व्यापार 10 बटा 10 कितना हुआ? भारत में एक इकाई चावल, एक इकाई गेहूं, क्लियर। दूसरी तरफ नेपाल का क्या आया? नेपाल का क्या आया? नेपाल में एक इकाई चावल कितना आया? 2 इकाई, 4 8 बटा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इकाई गेहूं आ जाएगा, क्लियर। तो भारत क्या कह रहा है? मैं एक इकाई चावल के बदले में मुझे एक इकाई गेहूं से अधिक चाहिए, क्लियर। भारत चावल देगा, गेहूं लेगा ना, क्योंकि चावल में स्पेशलाइजेशन किया है। गेहूं में, गेहूं का क्या करेगा? आयात करेगा नेपाल से। तो भारत क्या कह रहा है? मैं नेपाल को एक इकाई चावल दे दूंगा। कितनी दे दूंगा? एक इकाई चावल दे दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में एक इकाई से अधिक गेहूं चाहिए। किससे? नेपाल से। दूसरी ओर नेपाल क्या कहता है कि मुझे एक इकाई चावल चाहिए, लेकिन मैं भारत को 2 इकाई से कम गेहूं दे दूंगा। तो दोनों तैयार हो जाएंगे। भारत को तो एक इकाई से अधिक गेहूं चाहिए ना, और नेपाल तो उसे 2 इकाई से कम गेहूं देने के लिए तैयार है। किसके बदले में? एक इकाई
चावल के लिए। तो इस तरह से ये इनका डायग्राम बन गया, इधर वीट इधर राइस, ये हमारी शर्तें हो गई। ऐसे ही 1 इकाई चावल भारत की, 1 इकाई गेहूँ, ये इंडिया का हो गया। और नेपाल का क्या हुआ, 1 इकाई चावल और 2 इकाई गेहूँ, ये नेपाल की हो गई। अब व्यापार कहाँ होगा, इसके बीच में कहीं पर भी दोनों का व्यापार हो सकता है। इस तरह से देखो लागतों में सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब तुलनात्मक रूप से भारत को किसमें फायदा ज़्यादा था, चावल में, और नेपाल को गेहूं में। और इस तरह से लागतों में निरपेक्ष अंतर के साथ साथ सापेक्ष अंतर होने पर भी अगर दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उन्हें व्यापार से लाभ होता है। अब तीसरा पॉइंट है लागतों में समान अंतर। लागतों में समान अंतर, जब लागतों में समान अंतर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, भारत चावल की 4 इकाई, गेहूं की 8 इकाई, नेपाल चावल की 3 इकाई और गेहूं की 6 इकाई। तो यहाँ हम निकालते हैं, शर्तें निकालते हैं, शर्त निकालते हैं। भारत 1 इकाई चावल आया, 4/8 कितना हो गया, 2 इकाई गेहूं हो गया। नेपाल की क्या आई, 1 इकाई चावल कितनी हो गई, 2 इकाई गेहूं। तो कैसे होगा, भारत क्या कहता है, मैं 1 इकाई चावल के लिए 2 इकाई से अधिक गेहूं लूँगा। दूसरी तरफ क्या कहता है नेपाल कि मैं 1 इकाई चावल के लिए 2 इकाई से कम गेहूं भारत को दूंगा। भारत को तो 2 इकाई गेहूं से अधिक चाहिए और नेपाल 2 इकाई से कम गेहूं से देना चाहता है, तो दोनों में व्यापार नहीं होगा। और 1:2 ही है, दोनों का सेम है अनुपात है, 1:2 और 1:2। तो इस तरह से दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ गए, तो दोनों व्यापार नहीं करेंगे और व्यापार करने से दोनों को फायदा नहीं होगा। इस तरह से ये हमारा सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था बच्चों, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, जिसमें हमने 3 लागतें पढ़ी, लागतों में निरपेक्ष अंतर, लागतों में सापेक्ष अंतर और लागतों में समान अंतर। तो व्यापार का फायदा किस में बताया, केवल इन्होंने निरपेक्ष अंतर में और सापेक्ष अंतर में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर देखिए अपनी बुक से। कुछ डाउट्स हों तो कल मुझसे फिर से पूछिएगा। ओके।